काफी सारी अपडेट्स है आज के मार्केट से भी रिलेटेड और मार्केट क्यों नहीं टिक पा रहा है, क्या डर सता रहा है मार्केट को, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले सबसे स्टार्ट करते हैं। अभी देखो कल का यूएस मार्केट हमने देखा है कि निगेटिव में ही क्लोजिंग मिली। यूरोपियन मार्केट्स की अगर बात करते हैं तो मिक्स्ड रिएक्शन ही देखने को मिले हैं, लेकिन एशियन मार्केट्स के अंदर उतना निगेटिविटी नहीं देखने को मिल रही। जो दो कंट्री सबसे ज्यादा टारगेट हो रहा है वही दो कंट्री निगेटिव में था। एक हमारा भारत निगेटिव में था इंडेक्स, और दूसरा चाइना का इंडेक्स निगेटिव में नहीं था। उसके अलावा अगर जापान की बात करते हैं तो 1.3% अप, स्ट्रेट टाइम्स लगभग बराबर, हैंगसेंग हांगकांग 0.5% अप, ताइवान 0.25% चढ़ा हुआ था, साउथ कोरिया भी लगभग आधा परसेंट से ज्यादा ऊपर। तो लगभग आधा से 1% तक सारी जो मेजर एशियन मार्केट्स है वो पॉजिटिव में थे। बस चाइना और इंडिया जो दो बड़ी इकोनॉमीज है वही दोनों के जो इंडेक्स थे निगेटिव में थे, और इन्हीं को तो सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है ट्रम्प के द्वारा। अब यहां पे हमारे मार्केट की अगर बात करते हैं तो निफ्टी 50 जो लार्ज कैप इंडेक्स या निफ्टी 100 की बात करते हैं जो लार्ज कैप इंडेक्स है वो 0.15% डाउन था, और निफ्टी 200 निफ्टी 500 ये सब 0.07 0.02% डाउन थे। अभी क्या है कि निफ्टी मिड कैप जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव में 2% अप था, और स्मॉल कैप जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव में लगभग 0.5% था। क्लियर है। माइक्रो कैप इंडेक्स यहाँ पे हमारे पास 0.05 और टोटल मार्केट 0.02% डाउन था। अच्छा, जो हमारे सारे इंडाइसेस जो है ना मार्केट कैप वाइज वो पॉजिटिव में रहते हैं, लेकिन जो लार्ज कैप हमारा इंडेक्स है वहां पे कुछ बड़े स्टॉक्स जो है जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है वही बहुत ज्यादा टूटे पड़े थे। जैसे अगर एशियन पेंट्स की बात करते हैं तो लगभग 2.5% टूटा हुआ था। टीसीएस की बात करते हैं वो भी 2% से ज्यादा टूटा हुआ था। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक सब 1% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास ये सब भी टूटे हुए थे। तो जब किसी इंडेक्स का जो बड़ा मार्केट कैप वाला ही स्टॉक बहुत ज्यादा 2-2%, 1.5% टूटे, तो 0.2% के पास अगर इंडेक्स गिरा है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर ये 4-5 स्टॉक्स अगर ठीक है पॉजिटिव में भी रह जाते, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट रह जाते, या 0.1% 0.2% भी डाउन होते, तो हमारा लार्ज कैप इंडेक्स भी आज पॉजिटिव में हमारा भी रहता। तो ओवरऑल मार्केट मेजर इंडेक्स को देखते हैं तो दिखता है कि बहुत बिक वाली हुई है, लेकिन आज मार्केट के अंदर उतनी ज्यादा बिक वाली नहीं हुई है। मार्केट ने संभाला है, जिस तरीके का सिचुएशन है उसके मुकाबले में मार्केट ने संभाला है। तो ऊपर से जो दिख रहा है अंदर का माहौल आज ठीक था। सेक्टर्स की बात करते हैं तो लगभग सेक्टर्स पिटे हैं, लेकिन यहां पे हमारे पास मेटल सेक्टर और पीएसयू सेक्टर ने हमारे मार्केट को संभाल लिया है। वैसे ऑयल एंड गैस भी पॉजिटिव में था, लेकिन मेटल और पीएसयू, मेटल 2.7% पॉजिटिव में था एंड पीएसयू बैंक 2.1%। तो सरकारी जो बैंक्स है उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं Q3 के, इस कारण से सरकारी बैंक्स के अंदर में तेजी हमें देखने को मिली है, इसलिए पूरा का पूरा पीएसयू बैंक का इंडेक्स चढ़ा हुआ था। और मेटल्स की तो हम क्या ही बात करें, मेटल्स में तो अंधाधुंध कभी रैली आ जाती है, कभी 3% की गिरावट भी हो जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से मेजर अगर बात करें तो पॉजिटिव में मेटल रह रहा है, गिरता कम है चढ़ता ज्यादा है मेटल पिछले कुछ समय से। ऑयल एंड गैस 0.5% यहाँ पे हमें पॉजिटिव में दिखे, नहीं तो बाकी सारे इंडेक्स जैसे ऑटो 0.7% डाउन, फाइनेंशियल सर्विसेज 0.5% डाउन, आईटी सबसे ज्यादा 1% से ज्यादा गिरा हुआ था। आईटी के अंदर में अच्छी खासी बिकवाली हुई है। ज्यादातर जो आईटी कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे हमने एचसीएल का, एचसीएल टेक और टीसीएस का बात किया था, इसके अलावा विप्रो की बात करते हैं, इन्फोसिस की बात करते हैं, टाटा एलेक्सी की बात करते हैं, सारी कंपनीज के अंदर वही हमें देखने को मिल रहा है। वन टाइम जो खर्च है, एक्सपेंस है, लेबर कोड चेंज होने के कारण, इसके कारण प्रॉफिट्स डिप हुए हैं काफी ज्यादा। सबके रेवेन्यू बढ़ा है फिर भी प्रॉफिट डिप हुए। एक चीज जो मार्केट को परेशान या फिर इन्वेस्टर को परेशान कर रही है वो है कि क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो नहीं गिर रहा है, और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ ही रहा है। आज भी 1% प्लस में क्रूड ऑयल बढ़ा हुआ है। ब्रेंट क्रूड का प्राइस $66 प्लस चला गया है, और क्रूड ऑयल का प्राइस $62 के पास प्रति बैरल जो है वो पहुंच चुका है। तो यहां पे जो है ये बुरी चीज है, खासकर हमारी जैसी इकोनॉमी के लिए। और क्रूड ऑयल का प्राइस हल्का सा भी बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। एंड डेफिनेटली लगातार क्रूड ऑयल, मतलब ऐसा लग रहा है कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से हर दिन 1% 1.5% जो क्रूड ऑयल है वो बढ़ा है। तो डेफिनेटली हम बहुत ज्यादा क्रूड खरीदते हैं, और इस कारण से हमारा जो इंपोर्ट कॉस्ट है क्रूड का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले से ही प्रेशर है हमारे रुपी पे, हमारी करेंसी पे, और इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा तो और रुपी पे प्रेशर आएगा हमारे।
तो ये एक अच्छी चीज नहीं है जो कि परेशान कर रही है। इसके अलावा इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलीज हुआ है डेटा, और यहाँ पे जो महंगाई है होलसेल लेवल पे वो 0.3% नवंबर में बढ़ी थी और दिसंबर में है वो 0.8% बढ़ी है। अब यहाँ पे क्या एक चीज है कि जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर बात हुई थी कि वहां पे जो बेस डेट है वो 2011-12 से बढ़ाकर 2023-24 कर दिया जाएगा, जिसका डेटा फेब में आएगा। वैसे ही होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसका जो डेट है बेस डेट 11-12 था, उसको बढ़ा के 2022-23 कर दिया जाएगा और फेब में जो डेटा आएगा वो 2022-23 को बेस डेट बना के आएगा और इंडेक्स का वैल्यूएशन वैसे होगा, काफी सारी नए जो सेक्टर्स हैं वो इंडेक्स के अंदर में इंक्लूड होंगे। तो ये दो बड़े कंसर्न आईएमएफ ने पिछले महीने ही उठाया था, पिछले महीने या नवंबर के महीने में आईएमएफ ने बड़ा कंसर्न उठाया था जो डेटा आता है इंडिया के अंदर में उसके ऊपर। तो ये दो कंसर्न थे कि बेस डेट बहुत पुराना डेट है, नए सेक्टर्स ऐड हुए हैं तो उनका कुछ डेटा नहीं आ पाता है, तो ये दो कंसर्न आईएमएफ का खत्म होगा। तीसरा, सरकार जो हमारी है वो जो हमारे यहाँ होलसेल प्राइस इंडेक्स आता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा आता है, मतलब प्रोड्यूस हुआ है जहां पे वहां पे क्या कॉस्ट आया है, जो कि हमारे यहाँ पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो आईएमएफ का ये भी कंसर्न था कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा यहाँ पे आना चाहिए भारत के अंदर में भी। तो हमारी सरकार इसको भी एग्जामिन कर रही है और कोशिश कर रही है कि WPI को ट्रांजिशन कर दिया जाए PPI में, और PPI क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है तो वो ज्यादा बेटर होगा और देन इंडिया के जो डेटा रिलीज होता है डेटा क्वालिटी को बेटर माना जाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट है जो कि बहुत मतलब ये तो ऐसा हो रहा है कि कब अमेरिका ईरान पे हमला कर देगा या कब ईरान को लेकर कुछ एक्शन कर देगा, हो सकता है आज रात को कर दे, कल रात को कर देता या फिर कल रात को कर देगा। मतलब ऐसा हाल हो चुका है यहाँ पे ईरान के अंदर में। अभी क्या हुआ है, और ईरान, अमेरिका, ईरान और रसिया ये तीन कंट्रीज के अंदर में मैटर फंस गया है। अभी कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे कुछ पोस्ट किया था, उन्होंने MIGA टर्म को पोस्ट किया था। MIGA का मतलब क्या हुआ, मेक ईरान ग्रेट अगेन को पोस्ट किया था, जो कि डेफिनेटली ईरान की जो सरकार है वहां पे उसको पसंद नहीं आएगा। नेक्स्ट, इन्होंने कहा है दैट ही हैड कैंसिल्ड ऑल हिज मीटिंग विथ ईरानियन ऑफिशियल्स। MIGA लिख के उन्होंने लिखा कि मेरी जितनी भी मीटिंग थी ईरान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मैंने सबको कैंसिल कर दिया है। आगे इन्होंने लिखा है ईरानियन पेट्रियट्स कीप प्रोटेस्टिंग टेक ओवर इंस्टीट्यूशंस, वो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है। वैसे भी ईरान वाले पहले से ही कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये सबके पीछे अमेरिका का हाथ है, और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप खुल के प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन। मतलब ट्रंप के नजर में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सही हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम प्रोटेस्ट करते रहो। इसके बाद आगे भी उन्होंने लिखा है सेव द नेम्स ऑफ द किलर्स एंड एब्यूजर्स, मतलब बहुत सारा उल्टा सीधा ईरान के सरकार के बारे में और प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में लिखा। उसके बाद लास्ट में उन्होंने लिखा दे विल पे बिग प्राइस, सरकार के बारे में कह रहे हैं आई हैव कैंसिल्ड ऑल मीटिंग्स विथ ईरानियन ऑफिशियल अंटिल द सेंसलेस किलिंग ऑफ प्रोटेस्टर्स स्टॉप्स। उनका कहना है कि प्रोटेस्टर्स का जो किलिंग हो रहा है, अरेस्टिंग हो रहा है वो सही नहीं है, और जब तक ये खत्म मतलब इसको रोका नहीं जाता है कोई मीटिंग नहीं होगी ईरान और अमेरिका के बीच में। देन वो लिखते हैं हेल्प इज ऑन इट्स वे, और यही सबसे बड़ा जो है मुद्दा बन गया है कि हेल्प इज ऑन इट्स वे का मतलब क्या है, क्या ईरान पे हमला करेंगे, मतलब क्या मिलिट्री, यूएस मिलिट्री बिल्कुल तैयार है, क्या जा रही है हमला करने, ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है जियोपॉलिटिक्स के लिए। अब इसी के जवाब में रूस के तरफ से आया है, वो समझिए। अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स, the Russian foreign ministry said in a statement, those who plan to use externally inspired unrest as a pretext for repeating the aggression against Iran committed in June 2025 must be aware of the disastrous consequences of such actions for the situation in the Middle East and global international security. सिंपल ईरान के रसिया के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि जिस तरीके से, अब इन्होंने नाम नहीं लिया अमेरिका का, लेकिन कहा कि जिस तरीके से, मैं समझाने के लिए आपको आसान भाषा में समझाता हूं, जिस तरीके से जब इजराइल और ईरान का चल रहा था नोकझोंक, तो अमेरिका ने हमला कर दिया था ईरान के ऊपर
जून 2025 में एक ट्रेलर दिखाया था अमेरिका ने। उस तरीके की कोशिश अगर अमेरिका फिर से करता है ईरान के ऊपर हमला करने की, ईरान के इंटरनल मामले के अंदर फॉरेन इंटरफेरेंस अगर अमेरिका की तरफ से होती है, तो इस बार रसिया चुप नहीं बैठेगा और यहां पे डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। समझ रहे हो, यहां पे जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। न्यूक्लियर पावर अमेरिका है तो न्यूक्लियर पावर रसिया भी है। रसिया भी कोई कमजोर नहीं बैठा पड़ा है अमेरिका के सामने। क्लियर है? तो अमेरिका के साथ हेड ऑन अभी देख रहे हो, डेनमार्क कह रहा है हम लड़ेंगे, ईरान कह रहा है हम लड़ेंगे, रसिया कह रहा है हम लड़ेंगे, चाइना तो हमेशा ही तैयार रहता है। तो कितनी सारी कंट्रीज के साथ एक साथ कई मुद्दों, मतलब हर मुद्दे पे फाइट करने के लिए तैयार अमेरिका है और अमेरिका से फाइट करने के लिए अलग अलग कंट्रीज है। एक बस इंडिया ही है जो सोच समझ के सूझबूझ के साथ अपना काम कर रहा है। ऐसा अगर बोलना ही है तो इंडिया उतना भी कमजोर नहीं है कि बोल नहीं सकता कुछ, लेकिन हम सोच समझ के अपना समझदारी से काम कर रहे हैं और फिर भी हम ही को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है और जो खुलेआम बोले जा रहा है उसके साथ उतना बुरा बर्ताव नहीं हो रहा है। तो ये चीज है, देखो सबसे बड़ी यही चीज है, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिक्स जो है वर्ल्ड का वो बहुत ज्यादा भी खराब हुआ पड़ा है और इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी है अलग अलग कंट्रीज के अंदर में, कहां पे क्या हो जाए। अभी अब सोएंगे, सुबह में उठेंगे, पता चलेगा ईरान पे हमला कर दिया अमेरिका ने, फिर पता चलेगा कि अब अलग ही एक लड़ाई शुरू हो चुकी है कई देशों के बीच में। तो ये जो परेशानी है इसके कारण डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर्स, एफआईआईज, ये सब जो है वो मार्केट से दूर है, खासकर जो इस सिचुएशन में मेजर कंट्रीज फंसी हुई है वहां से। और डेफिनेटली डीआईआईज का जो डोमेस्टिक हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं उनका सपोर्ट है भारत के बाजार को, नहीं तो जो हालात हैं भारत का बाजार अभी 25 से 30% तो मिनिमम नीचे रहता। 25 से 30% अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा था डीआईआईज का, जो म्यूचुअल फंड्स का फ्लो है, अगर वो नहीं रहता तो 25-30% मैं मिनिमम कह रहा हूं, 50 प्लस भी रह सकता था। तो ये हालत है। तो इसलिए जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है और इस सिचुएशन, जितनी ज्यादा खराब सिचुएशन होती है उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो जितने भी लोग इस सिचुएशन को झेल के आगे निकल पाएंगे वही आगे चल के जबरदस्त वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा ही ये चीजें होती है और हमेशा ही इन्वेस्टर की छटाई कटाई होती है ऐसी सिचुएशन में। आप छट रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल के साथ जुड़े रहना ऐसे ही लगातार अपडेट्स पाते रहने के लिए, क्योंकि अपडेट जब मिलता रहता है ना तो डर परेशानी कम होती है कि पता चलता रहता है कि क्यों क्या हो रहा है। अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।